Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your physics teacher from Allied School, Jubilee Town campus. Students, today we will discuss about unit number 14, that is electric current. So first of all, we must know that what is current. हमें पता होना चाहिए कि करंट किसे कहते हैं. हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्जेस मोशन की हालत में होते हैं, हरकत की हालत में होते हैं, तो उसे आप करंट का नाम देते हैं. अब चार्जेस का हरकत की हालत में होना, आपको पता है कि चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और एक हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं. तो इन चार्जेस की वजह से, जो इन चार्जेस की मोशन की वजह से जब ये मूव करते हैं, जब ये रैंडमली मूव करते हैं या अपनी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो इसकी वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं. इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसके प्रोड्यूस होने का क्या फिनोमिना है और इसके अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं जिनके ओबे ये होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो एक हमारे पास दी हुई है, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, ये ब्लू बॉक्स में आपके पास है, आप इसको मार्क कर सकते हैं. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट. कि वो चार्जेस का वो फ्लो, रेट ऑफ चार्जेस का मतलब जहाँ पे भी आप रेट की टर्म पढ़ें, इसका मतलब होता है टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि एक टाइम के अंदर, किसी भी टाइम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो करते हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर, किसी ख़ास एरिया के अंदर, तो इसको आप इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं. ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक करंट की. अब हम थोड़ी सी इसकी वजाहत में, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि आप लोगों को बच्चे बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे करीब में, ये हमेशा जो है वो किसी न्यूट्रल एटम के साथ बाउंड होते हैं. इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको ओवरकम कर सकें. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो इसको ओवरकम करें, फिर जाकर आप कह सकते हैं कि ये चार्जेस फ्री हो सकते हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास एक और केस आता है मेटल के केसेस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल्स के साथ बाउंड हो या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड हो. बाज़ औक़ात रैंडमली जो है वो मूव कर रहे होते हैं. इसी तरीके से अगर आप सॉल्यूशंस की एग्जांपल ले लें, तो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस आपको अक्सर जो है वो फ्रीली मूव करते हुए नज़र आते हैं. तो ये जो फ्रीली मूव करना है चार्जेस का, चाहे वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर जब ये अपने आप को मूव करवाते हैं, किसी ख़ास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आ जाते हैं, तो उसकी मदद से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं. ठीक है, तो ये था एक ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन का फिनोमिना. अब चार्ज जो है वो आप उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है चार्ज का या करंट का, जो है वो फॉर्मूला होता है वो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, मींस के करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. चार्ज को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऐसा यूनिट जो करंट का होता है वो है एम्पेयर. और ये बात आपने 9th क्लास के बेस और ड्राइव यूनिट्स में पढ़ी थी, वहाँ पर आपने इस चीज़ को क्लियर कर लिया था. ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक. हमारे पास एक तो हमें करंट की डेफिनेशन पता चल गई और उसके बाद हमें करंट का जो है वो फार्मूला हमारे पास आ गया, करंट का ऐसा यूनिट हमारे पास आ गया कि ऐसा यूनिट जो है वो एम्पेयर है और हम एम्पेयर की फॉर्म में जो है करंट को मेजर करते हैं. अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है चार्जेस को आप कैसे जो है वो मेजर करते हैं. आप चार्ज को मिली एम्पेयर में भी मेजर कर सकते हैं, आप चार्ज को माइक्रो एम्पेयर में भी मेजर कर सकते हैं. मिली में करेंगे तो आप 10⁻³ और अगर माइक्रो में करते हैं आप, तो आपको पता है कि ये प्रीफिक्सेस हैं 10⁻³ और -6 में. अगर आपका एक चार्ज जो है वो, अगर इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज आपका किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से पास आउट होता है किसी 1 सेकंड के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि ये 1 एम्पेयर है. यहाँ से आपको एम्पेयर की डेफिनेशन भी मिल गई, आप इस डेफिनेशन को मार्क कर सकते हैं. इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से 1 सेकंड के अंदर पास आउट होता है, उसको आप 1 एम्पेयर कह सकते हैं. ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, अक्सर डेफिनेशन आ जाती है एम्पेयर की.
ठीक है। तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी जो है, जैसे कि आप अपनी फिगर में देख सकते हैं, 16.1 के अंदर फिगर आपके पास बनाई गई है। आपको इस फिगर के अंदर पूरा शो करवाया गया है कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है बैटरी जो है वो एक अच्छा सोर्स है करंट का। बैटरी के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट रखते हैं। ठीक है। अब ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है, ये इनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देती है टर्मिनल्स ऑफ बैटरी पे। एक साइड पे आपको मालूम है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरी साइड पे आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। जब भी हम उस बैटरी के साथ किसी वायर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है वो चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। ठीक है। तो चार्जेस की मदद से जब चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उन दोनों के दरमियान में, उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक डिस्टेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक फ़र्क वहाँ पर जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी तरीके से वो जो केमिकल एनर्जी होगी बैटरी के अंदर वो फिर कन्वर्ट होती रहती है उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती रहती है। यानी आप अपनी कॉमन एग्जांपल ले लें कि जिस तरह से हमारे घरों में बैटरीज यूज़ होती हैं, जैसे यूपीएस की बैटरी है, तो जितना जितना टाइम वो कंज्यूम करेगी, जितना वो आप उसको यूज़ करेंगे चार्ज करने के बाद, जब वो यूज़ होगी तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको आप टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, मीन्स कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ठीक है। तो आपके पास फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, अगर आप उसको दोबारा चार्ज नहीं करेंगे तो वो इसी तरह से कम रहती है। फिर आप जब दोबारा उसको चार्ज करते हैं तो फिर वो दोबारा जो है वो एज इट इज़ अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो ये सारा के सारा जो आपके पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है। फिर वो डिफरेंट पर्पज़ में आप यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आपको पता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या ETC आप सो ऑन, इसकी बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस होने की, और इसके साथ साथ ही बैटरी की जो वर्किंग होती है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बैटरी का, कि बैटरी आपके लिए कैसे यूज़फुल होती है, या आप उसके ऊपर नोट लिखें, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये अच्छी तरीके से इस पैराग्राफ को रीड करना है। आप फिगर में देखें, फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, एक साइड पे नेगेटिव टर्मिनल है, दरमियान में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है। और सेपरेशन हुई है चार्जेस की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हैं। ये बैटरी के अंदर ये सारा फिनोमिना है। ठीक है। तो जिस तरह जब चार्जेस मूव करेंगे, आप देखें एक तरफ से पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, एक तरफ से नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, और दोनों जब मूव कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है। तो इन चार्जेस की मदद से फिर वो जो चीज़ ऑन हुई है या जहाँ पर जाके करंट पहुँचा, और वो केमिकल जो रिएक्शंस थे उनकी मदद से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वजह से जो बल्ब था वो, या जो वो लैंप था वो क्या हो गया, रोशन हो गया, उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि किस तरह से जो है आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो डिफरेंट पर्पसेस में, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में, वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारे पास यूटिलाइज होती है। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मेजरमेंट ऑफ करंट, कि आप करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। क्योंकि कन्वेंशनल करंट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए अब हम मेजरमेंट ऑफ करंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ करंट के करंट को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास फिज़िक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इस पर्पस के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से पहला इंस्ट्रूमेंट है गैल्वानोमीटर और सेकंड है एमीटर। इस तरह से वोल्ट मीटर भी होता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। गैल्वानोमीटर की बात करते हैं। गैल्वानोमीटर लेबॉर्ट्रीज में आम मौजूद होता है, स्कूल लैब में मौजूद होता है, हमारे पास भी लैब में गैल्वानोमीटर मौजूद है। गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट पास आउट हो रहा है उसको गैल्वानोमीटर के ज़रिए चेक किया जाता है कि इसके अंदर करंट मौजूद है या नहीं। अच्छा जी, अब जो गैल्वानोमीटर है इसको फ्यू मिली एम्पेयर्स करंट के लिए भी मेजर किया जा सकता है। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो उसकी, अगर उसकी नीडल फुल डिफ्लेक्ट करे, इट मीन्स कि जो है ये मिली एम्पेयर्स में करंट आपको देता है, और ये डिटेक्ट करता है कि इस सर्किट के अंदर से इतना करंट पास आउट हो रहा है। जनरली जो गैल्वानोमीटर का टर्मिनल होता है जो रेड कलर में होता है ये पॉजिटिव पोलैरिटी शो करता है, और जो ब्लैक में होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी शो करता है।
और एक आइडियल गैल्वानोमीटर को चाहिए कि उसके जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल हो, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सर्किट के अंदर से पास आउट हो सके। ये आप देख सकते हैं आपके सामने फिगर 14.5 में एमीटर गैल्वानोमीटर जो है वो अरेंज्ड भी हैं इस फॉर्म में। बैटरी कनेक्ट है, लाइट बल्ब है, नाइफ स्विच है। स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ कर दें, स्विच अगर ऑफ कर दें या ऊपर की तरफ कर दें तो करंट नहीं फ्लो करता, स्विच ऑन कर दें तो एमीटर के अंदर डिटेक्शन शो होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ना वो आपके पास वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर है। और आप एक आइडियल गैल्वानोमीटर वो होता है जिसके पास स्मॉल रेजिस्टेंस हो। अच्छा जी, आप सूटेबल मॉडिफिकेशन करके गैल्वानोमीटर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर के अंदर। एमीटर एक और भी इंस्ट्रूमेंट होता है, गैल्वानोमीटर की तरह ही होता है, जो कि आपको 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर जो है वो मेजरमेंट दे सकता है। एमीटर के अंदर आपको इस तरह के मेजरमेंट मिलती है। ठीक है, और ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है किसी भी जब सर्किट के साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर हमारी गैल्वानोमीटर की और एमीटर की। ठीक है, और अब उसके बाद हमारी बात आ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit। अच्छा जी, ये आपको अब बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको याद है हमने पीछे पढ़ा था कि हम बैटरी के एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव होता है। तो जब बैटरी स्टार्ट होती है, वर्क करना स्टार्ट होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस जो है वो मूव करती हैं। अब वहाँ पर भी मैंने बताया था कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है कि ये कंडक्टर के अंदर उस जो एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करवा देता है। यानी कि जैसे हीट एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जीज में उसको कन्वर्ट करा देता है। तो इसको नाम दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो है वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो 1 वोल्ट है, इसकी भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, या इसको ईएमएफ भी कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ईएमएफ की और पोटेंशियल डिफरेंस की। ये दोनों क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आता होता है अक्सर, तो आपने डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। ईएमएफ भी जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी तरह से ईएमएफ भी वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहा जाता है, वो फोर्स जो कि कन्वर्ट करती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ईएमएफ का सोर्स है, बैटरीज होती हैं। बैटरीज के अलावा आपके पास जो है वो थर्मोकपल्स होती हैं। इसका सोर्स हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ इट इज़ द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज किसी भी बैटरी से पास आउट होता है तो जो एनर्जी सप्लाइड की जाती है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे, उसको आप ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। एनर्जी को आप डब्ल्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चार्ज को आप क्यू से, और ईएमएफ को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेसिकली ईएमएफ का भी यूनिट ही आपके पास जो है वो वोल्ट भी होता है इसका यूनिट, और इसको जॉल पर कूलम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने गैल्वानोमीटर के ज़रिए करंट को मेजर किया था, इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर के ज़रिए। वोल्ट मीटर को इसी तरह से बैटरी के साथ आप देख सकते हैं कनेक्ट किया हुआ है, उसके साथ एक बल्ब लगाया हुआ है, वैसे ही नाइफ स्विच लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास आउट हो रहा है और इसके दरमियान में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा हमें यहाँ से पता चल जाएगा वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन से। आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए ताकि कोई करंट जो है वो पास आउट ना हो सके और आप जो है वो इजीली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें। अब फिर इसी तरह से हम ईएमएफ को भी मेजर करने का जो मेथड होता है, हम ईएमएफ को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को एज इट इज़ जो है बैटरी के साथ वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, फिर इसी तरह से नाइफ स्विच लगाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है वो देखा जा सके कि यहाँ पर कोई करंट पास आउट ना हो और इस दौरान जो है वो यहाँ पर कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है बैटरी के गिर्द, वो आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ किससे कहते हैं, ओहम्स लॉ क्या होता है। ओहम्स बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये लॉ रखा गया है। ओहम्स लॉ क्या हमें कहता है, वो कहते हैं कि
अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कि एक कंडक्टर के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ करंट पास आउट हो रही है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस पे यानी उसके एंड्स पे, उसके टर्मिनल्स पे अप्लाइड है, और उसके टेम्परेचर की जो है वो अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डजेंट चेंज, मीन्स कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, उसका कोई टेम्परेचर चेंज ना हो, जिस कंडीशन में है वो ऐसे ही रहे। अब इसकी हम डेरिवेशन देख लेते हैं। आई वी, और वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहा गया था कि आई के। अब वी को जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं कि वी इज़ इक्वल्स टू आई आर। वी यहाँ पर जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, आई आपके पास करंट है, और आर जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है यहाँ पर, इसको ओहम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंबल इसकी आपके सामने ओहम की बनाई गई है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी है आपके सामने। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। के रेजिस्टेंस वैसे रुकावट को कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जो कि अपोज करे चार्ज के फ़्लो करने के लिए या करंट को फ़्लो करने पे अपोज करे, मुज़ाहमत पैदा करे, उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, वो है ओहम। यहाँ पे ओहम्स की भी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाती है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के एंड पर अप्लाई किया जाता है, एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, और 1 एम्पेयर करंट उसके गिर्द से पास करता है, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम, तो उसकी रेजिस्टेंस उस वक्त 1 ओहम होगी। ये है बेटे जो ओहम्स लॉ के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया, ओहम्स लॉ के बारे में बताया। ये आप इजीली इसके फार्मूले से ओहम्स लॉ की डेफिनेशन को ड्राइव कर सकते हैं, ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजीली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, ये टास्क आपका 10 डेज़ का है। 10 डेज़ में आपने इसको कंप्लीट करना है। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।